डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन एज। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोल्ट्जमैन एज क्या है। ये हमारे पास एक फेमस थ्योरम है जो हमें ये बताता है कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होती किसी भी एटॉमिक कोलिजन में, ठीक है। और इसका प्रूफ जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में है। हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव प्लस डेल एस। कोई भी हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी जो होती है उसमें जो चेंज आता है, उस चेंज में जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी ये है कि किसी भी सिस्टम में जब डिसऑर्डरनेस होती है तो हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी होती है। अनदर वर्ड, एंट्रोपी इंक्रीज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ व्हाट वी डिडंट से इज दैट दिस इंक्रीज इन एंट्रोपी एक्चुअली इन्वॉल्व एन एवोल्यूशन फ्रॉम लेस प्रोबेबल कन्फिगरेशन टू मोर प्रोबेबल कन्फिगरेशन। एंट्रोपी जो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ठीक है। और जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास लेस प्रोबेबल कन्फिगरेशन भी होगी और मोर प्रोबेबल कन्फिगरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगी। And this has to do with the microstate in the system has a number of microstate increase then the entropy increase। तो ये किस वजह से होता है कि जो हमारे पास सिस्टम में माइक्रोस्टेट्स पाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है और वो लेस प्रोबेबल कन्फिगरेशन भी होती है और मोर प्रोबेबल कन्फिगरेशन भी होती है। जब एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं। माइक्रोस्टेट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होते हैं वो इंक्रीज़ किस वजह से होते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम की वजह से और इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। दो वजह से हमारे पास माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से। अब हमें पता होना चाहिए कि एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारे पास। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम पहले वो कर लेते हैं। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी वाज ड्रॉन बाय बोल्ट्जमैन। जो हमारे पास एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, वो किसने ड्रॉन किया, बोल्ट्जमैन ने किया। एज वी आर फेमिलियर विद द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। हमें पता चल गया है कि एंट्रोपी भी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। एंट्रोपी जो है वो हमारे पास किसी भी सिस्टम में जब हम डिसऑर्डरनेस को मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी होती है। सो वी कैन से एंट्रोपी एंड डिसऑर्डरनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी और जो डिसऑर्डरनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी तो डिसऑर्डरनेस भी इंक्रीज़ करेगा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जब हमारे पास अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एंट्रोपी जो है वो किसका फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। अब रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्टेट्स एंड एंट्रोपी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्टेट्स और एंट्रोपी का आपस में रिलेशन क्या है। तो द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड एंट्रोपी इज़ एस इक्वल टू के बी लॉ ओहम। तो हमारे पास जो ओहम है वो क्या होते हैं, माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है। और के भी हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल पर सेकेंड। ये इन दोनों का एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट्स का आपस में रिलेशन है जो कि आगे हमें इसको ड्राइव करना है। बोल्ट्जमैन इक्वेशंस एंड डेल एस। अब हमारे पास बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या होती है और डेल एस। एस हम एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो डेल एस मतलब चेंज। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड एट। चेंज जो है वो एंट्रोपी में उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमारे पास एंट्रोपी में कोई चेंज आएगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल एस इक्वल टू के बी लॉग ओम टू अवर ओम 1। तो ये ओम 1 जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है और ओम 2 जो है हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है। और डेल एस क्या हमारे पास S2 - S1। किसी भी एंट्रोपी में जब चेंज आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल एस। और के भी मैंने पहले भी बता दिया कि वो हमारे पास क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जॉल पर केल्विन होती है। अब हमारा टॉपिक जो है वो था डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी बोल्ट्जमैन एज। प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को पहले एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि हमें पता होना चाहिए कि आगे इनका रिलेशन कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, एंट्रोपी क्या होती है, माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर बोल्ट्जमैन इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी को वो करते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम इन स्टेट आई इज़ गिवन बाय। किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, आई स्टेट में फाइंड करने के लिए क्या होती है हमारे पास, एटम की आई स्टेट को फाइंड करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है NI/N।
तो एन आई हमारे पास किसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ़ द सेल्स को। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है एन आई is sharply packed. If the distribution Ni is sharply packed about some I, we are relatively certain where to find an atom. अगर हमारे पास जो है Ni की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत sharply pack होगी तो हम ये कहते हैं कि हम एटम किधर फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ब्रॉड, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी विल बी मोर अनसर्टेन अबाउट द स्टेट ऑफ एटम, तो हमें जो है वो ज़्यादा पता चल जाएगा कि एटम जो है वो किधर पाए गए हैं। वी मे लुक अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इट इज़ क्वान्टिफाइड बाय बोल्ट्जमैन एच फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक इक्वेशन यूज़ करते हैं एच बी इंटू एन आई इक्वल टू के बी लॉग ओम एन आई। तो हमारे पास एच बी क्या है, बोल्ट्जमैन फंक्शन है, ठीक है। और एन आई मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स को, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन आई को हम यूज़ कर लेते हैं। के भी हमारे पास क्या है जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इसी तरह हमारे पास जो है हमने पीछे रिलेशन ड्राइव किया था, ये माइक्रोस्टेट्स और एंट्रोपी का जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था एस इक्वल टू के बी लॉग ओहम। तो अब हम इसकी मदद से वो इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे, विच माइट बी कॉल्ड दी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी। जो इक्वेशन 1 है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एच भी है और इसमें बोल्ट्जमैन एच कॉन्स्टेंट भी है, ठीक है। Distribution Ni correspond to a collection of state in the space V, which we denote by ओहम Ni इक्वल टू ओहम N1 N2 अप टू Ni। हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन Ni को हम कैसे उसमें टी स्पेस में टास्क स्पेस में कैसे हम इसको वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। The number of microstate corresponding to the distribution is the number of perturbation of the n that leave the distribution unchanged, ठीक है। जो हमारे पास अब नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स जो है वो उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, एन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ओहम नॉट लिख लेंगे, एन आई इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन का फैक्टोरियल एन टू का फैक्टोरियल अप टू एन के लैम्डा वन एन आई अप टू लैम्डा टू। ये इक्वेशन हम इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि लैम्डा आई जो है वो हमारे पास एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ith सेल है, तो हम एन आई को क्या कर लेंगे, एन फैक्टोरियल जो है हम उसको ले लेते हैं 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे, जो इक्वेशन बी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, हम एन आई इक्वल टू एन फैक्टोरियल की जगह 1, बाकी सारी सेम वैसे इक्वेशन n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल अप टू एन के लैम्डा 1 एन आई अप टू लैम्डा के एन के, ये इक्वेशन सी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इक्वेशन सी को देखें तो हमारे पास लैम्डा ओहम एन आई की वैल्यू आ गई है, तो ओहम एन आई की वैल्यू आई है तो इसको इक्वेशन 1 में ज़रा हम इंसर्ट कर लेंगे लॉग ओहम एन आई की वैल्यू को। तो ये क्या बन जाएगी, लॉग ओहम एन आई इक्वल टू माइनस समेशन आई लॉग एन आई फैक्टोरियल प्लस समेशन आई एन आई लॉग लैम्डा आई। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। कहाँ से, इक्वेशन सी से हमने ये वो किया। इक्वेशन सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग की फॉर्म में। एज्यूमिंग दैट एन आई आर लार्ज कंपेयर टू यूनिटी, अगर हमारे पास एन आई जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे एज़ कम्पेयर टू यूनिटी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लॉग जो एन आई है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा लॉग एन माइनस एन के। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1, उसमें हम लॉग ओहम एन आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब हम लॉग एन आई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एच बी एन आई इक्वल टू, अब माइनस साइन था इसके साथ तो हम माइनस समेशन आई एन आई लॉग एन आई माइनस के बी समेशन आई लैम्डा आई माइनस 1 एन आई, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 3, जब हम लॉग ओहम एन आई की वैल्यू को पुट करेंगे। द लास्ट टर्म वैनिश व्हेन वी पुट लैम्डा इक्वल टू 1, जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी जब हम लैम्डा आई को क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। The thermodynamic entropy of the system is the connection to thermodynamic is furnished by the definition of entropy। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे पास थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी है जो सिस्टम में है उसका कनेक्शन किस 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 का आता है, थर्मोडाइनमिक फर्निश्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी के साथ। तो हम देखते हैं एस ई वी, ये अब एनर्जी और वॉल्यूम के लिए वो करेंगे तो के बी लॉग टा ई वी हो जाएगा इक्वेशन डी। अब थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी के लिहाज से हम इसको वो करते हैं। तो एज वी नो दैट द टोटल वॉल्यूम इन टास्क स्पेस इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम
टास्क स्पेस में होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होते हैं आल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ऐड करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो टी टा ई वी क्या हो जाएगा, पहले हमने इसको एस के लिए एंट्रोपी के लिए देखा था, अब हम इसको किसके लिए देख रहे हैं, थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी के लिहाज से हमने देखा कि सिस्टम कैसे को कनेक्ट होता है। और अब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम की वजह से होता है और उसकी टा की वजह से इसका क्या रिलेशन होता है, टोटल वॉल्यूम की वजह से। तो टा ई वी इक्वल टू समेशन एन आई ओम एन आई N1 N2 अप टू एन आई, ये अप टू एन आई हो जाएगा हमारे पास। इसको इक्वेशन ई का नाम हम दे देते हैं। द थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डी एंड ई। तो अगर हम देखें कि थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी को इक्वेशन ई और डी के लिहाज से हम देखें, डी और ई के लिहाज से कि थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी कैसे हमारे पास होती है सिस्टम में, तो उसको इक्वेशन कौन कौन से लिहाज से देखेंगे, ई और डी के लिहाज से। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस सवर के बी इक्वल टू लॉग समीशन एन आई लॉग ओहम एन आई। तो ये हमने इक्वेशन डी और ई के लिहाज से इसको देखा। हमें पता है एस इक्वल टू होता है के बी लॉग ओहम एन आई, तो एस अवर के बी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ओहम एन आई के इक्वल। सो एस अवर के बी हमारे पास बन जाएगा लॉग समीशन एन आई ओहम एन आई। समझ आई यहाँ तक। ये हमें पता है ना कि एस इक्वल टू होता है के बी लॉग ओहम एन आई, तो एस अवर के बी कर लेंगे, इक्वल के बाद लॉग ओहम एन आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे ये तो हमने किसके लिए देखा था, एंट्रोपी के लिहाज से हमने इसको देखा था कि कैसे एंट्रोपी के लिहाज से थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो चेंज होता है। अब अगर हम इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिहाज से इसी इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा, एस ओवर के बी की जगह क्या आ जाएगा, एच पी आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन वही की वही है और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ओम की जगह। तो एच की जगह खाली हमने क्या लिख लेना है, एच पी लिख लेना है और बाकी इक्वेशन वही है और ओम की जगह एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। पहले हमने एंट्रोपी के लिहाज से थर्मोडायनामिक सिस्टम को देखा था, अब हम बोल्ट्जमैन के लिहाज से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं एंट्रोपी की किसके लिहाज से, बोल्ट्जमैन के लिहाज से। तो इसलिए अगर एंट्रोपी के लिहाज से हम इसको करते तो एस ओवर के बी ये इक्वेशन उसके लिए ठीक थी, लेकिन एच पी एस की जगह क्या आ जाएगा, एच पी एन आई ओवर के बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बोल्ट्जमैन की लिहाज से। हाउएवर द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डोमिनेटेड बाय द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एन आई विच मैक्सिमाइज एच बी फॉर ऑल पार्टिकल पर्पस। तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन एन आई की है वो हमारे पास एच बी को मैक्सिमाइज कर लेगी जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तो एस इक्वल टू एच पी एन आई एंट्रोपी, ये हमारे पास क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी बोल्ट्जमैन एच। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के बी समीशन आई एन आई लॉग एन आई के बी हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, और एन आई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी बोल्ट्जमैन एच की। डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी का बोल्ट्जमैन एच के साथ क्या रिलेशन होता है, और ये हमने ड्राइव इक्वेशन पूरी कर ली। बहुत इजी है ये वाली। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एन आई इज़ द सेट ऑफ द ऑक्यूपेशन नंबर डैट मैक्सिमाइज एच पी अंडर कंस्ट्रेंट। हमने ये अभी भी पढ़ा है कि जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है एन आई, वो क्या है हमारे पास एच पी को मैक्सिमाइज़ कर लेती है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन के लिहाज से एच पी को क्या कर लेती है, मैक्सिमाइज़ कर लेती है। सिंस एच पी इंटू एन आई इज़ एट मैक्सिमाइज, तो जब हमारे पास एच पी इंटू एन आई मैक्सिमाइज होगा एंड infinitesimal change away from Ni will produce a change of second order smallness that is under the variation Ni। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर में चेंज, थोड़ा सा स्मॉल चेंज आ जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिड्यूस होगी तो उस टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज आ जाएगा सेकंड ऑर्डर में। दिस ऑर्डर इज़ द वेरिएशन Ni किसको अप्रोच करेगा, Ni बार प्लस रो Ni। एंट्रोपी चेंजेस, जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो उस टाइम हमारे पास वेरिएशन Ni जो है वो अप्रोच कर लेगी Ni बार प्लस SNi हो जाएगा। तो हमारे पास रो एच पी, अब हम डेंसिटी के लिहाज से इसको वो करें तो रो एच बी इक्वल टू 0 रो एन आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इसको क्या कर लेंगे, रो एच बी जो हमारे पास एन आई है उसको इक्वल से पहले ले जाएंगे और इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी। अगर हम इसको कंस्ट्रेंट के लिहाज से देखते हैं तो समेशन आई रो एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समेशन आई
एप्साइलन आई रो एन आई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन आपने याद रखनी है कि ये अंडर कंस्ट्रेंट के लिहाज से हम ये दोनों कंडीशन इसको यूज़ करते हैं। बिकॉज दिस कंस्ट्रेंट वी कैन नॉट वेरी द एन आई इंडिपेंडेंटली। इस कंस्ट्रेंट की वजह से हम एन आई को इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं करते। थस वी कंसिडर अ मॉडिफाइड प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। रो एच पी समीशन रो एच पी इंटू एन आई ओवर के बी प्लस अल्फा समीशन आई एन आई प्लस बीटा समीशन आई एप्साइलन आई एन आई इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ली थी ना कि रो एन आई इक्वल टू 0 और एप्साइलन आई रो एन आई इक्वल टू 0 हम कर लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन के लिहाज से हमने ये इक्वेशन बनाई। और अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे पास फिक्स पैरामीटर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लेग्रांज मल्टीपल्स कहते हैं। वेरिंग दी एन आई इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हमारे पास जो है एन आई इंडिपेंडेंटली वेरी करने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन आई माइनस लॉग एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा समीशन आई प्लस लॉग लैम्डा आई इंटू साइन आई, ये हमने इक्वेशन यूज़ करेंगे एन आई को इंडिपेंडेंटली वेरी करने के लिए। जो हमारे पास रो एन आई है वो हमारे पास क्या आर्बिट्री एंड इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में से अगर हम ले लें लॉग एन आई इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा एप्साइलन आई प्लस लॉग लैम्डा आई, अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 4 को इस तरह ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा आई, और ये सी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ई माइनस बी एप्साइलन आई हो जाएगा। वेयर सी इक्वल टू ई अल्फ़ा वी नॉट सेट लैम्डा आई इक्वल टू 1 एंड राइट एन आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा फिर सी ई माइनस बीटा एप्साइलन आई। ठीक है। The Lagrange multiples are determined by the condition since there are n atom with total energy EV है। तो हमारे पास जो है ये Lagrange multiple है जो कि n नंबर ऑफ एटम जब इसमें पाए जाएंगे टोटल एनर्जी में। ठीक है। और ये हमने समीशन आई एन आई इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। और समीशन आई एन आई एप्साइलन आई हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ई के इक्वल होता है। ये हमने दोनों बातें ध्यान में रखनी है। एंड इक्वेशन 8 बिकम, तो इसके लिहाज से हम इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन 8 जो है वो हमारे पास क्या बनती है। इक्वेशन 6 बिकम, तो सी इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आई के लिए पुट कर रहे हैं तो एन आई को एक दफ़ा एन के लिए लिख लेंगे और एक दफ़ा एन आई को हम किसके लिए लिख लेंगे, एप्साइलन आई इक्वल टू ई की वजह से। इक्वेशन जो 6 है उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एन आई हमारे पास इक्वल होता है समीशन आई इक्वल टू एन, और एन आई दो कंडीशन के लिए यूज़ होता है, एक टोटल नंबर ऑफ एन के लिए और एक एनर्जी के लिए यूज़ होता है। एन एटम के लिए यूज़ होता है और टोटल एनर्जी के लिए। तो इक्वेशन 6 को इस लिहाज से देखेंगे तो सी समीशन आई ई माइनस बी टी आई इक्वल टू एन, तो हमने एन आई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे दोनों, एक दफ़ा एन और एन एटम के लिए और एक दफ़ा एनर्जी के लिए। तो ये हमारे पास सी समीशन आई एप्साइलन आई ई माइनस बी एप्साइलन आई इक्वल टू, ये इक्वेशन 7 बन जाएगी। इक्वेशन 6 में जब दोनों एन आई की वैल्यू हम दोनों इंसर्ट करेंगे। इन द लिमिट एन अप्रोच कर रही है, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि लिमिट जो है वो एन जो है वो इन्फिनिटी है, यानी एन एटम जो है वो एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर लेंगे। एन आई को वो कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि वो एफ पी आर आई डी क्यूब पी डी क्यूब आर हो जाएगा। ये इक्वेशन 8। जब हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो हम इसमें कुछ रिप्लेसमेंट कर लेंगे। वी अज्यूम दैट एफ P into Ri approaches a continuous function in the thermodynamic limit and regard delta as mathematical infinitesimal। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि जो एफ पी आर आई है वो कंटिन्यूस फंक्शन है थर्मोडाइनमिक लिमिट के लिहाज से, तो हम इसके लिए डेल्टा को मैथमेटिकल वो कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। डेल्टा अप्रोच कर ले डी क्यूब पी डी क्यूब आर को, जो हमने ऊपर इक्वेशन 8 लिखी है इसमें हम क्या कह देते हैं कि डेल्टा जो है वो अप्रोच करता है डी क्यूब पी डी आर क्यूब को, और एफ पी आर आई जो हमारे पास क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है थर्मोडाइनमिक लिमिट में। ठीक है। जब हमारे पास लिमिट जो है यूनिट सेल जो है एन नंबर ऑफ एटम जो है वो अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो हम इसमें रिप्लेसमेंट ला के ये सारे कुछ डेरिवेशन ला रहे हैं। फॉर फ्री गैस, अगर हमारे पास फ्री गैस है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। जब हमारे पास गैस जो है फ्री होगी और उसमें कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, देन तो फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, तो उसमें हम आर को कंसिडर नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो एफ पी इक्वल टू सी ई माइनस
बी बी बीटा पी क्यूब आवर पी स्क्वायर आवर 2m, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 9 बन जाएगी। जब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 7 को में वो करेंगे इंसर्ट कर कर लिखेंगे, दस द कंडीशन बिकम, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि हम लिमिट किसको अप्रोच करेंगे, डेल्टा वाली जो हमारे पास कंडीशन थी, डी क्यू पी एफ पी इक्वल टू एन आवर वी। तो एन आवर वी हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन के इक्वल होता है। तो इंटीग्रल डी क्यू पी एफ इंटू पी इक्वल टू एन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन, क्योंकि एन ओवर वी की जगह हमने क्या लिख ली, एन लिख ली। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगी 1/n इंटीग्रल डी क्यू पी और पी स्क्वायर ओवर 2m एफ पी इक्वल टू ई ओवर एन हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमने इक्वेशन 7 आई है उसके लिहाज से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें पता है एप्सिलॉन आई की वैल्यू होता है पी स्क्वायर ओवर 2m होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ पी इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एफ इंटू पी को क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। It describe a uniform free gas in thermal equilibrium with density n and energy per particle E/n, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास अगर फ्री गैस हो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो वो डेंसिटी n और एनर्जी पर पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन का एंड था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो।